एल क्लासिको में बार्सिलोना को बुरी तरीके से हरा दिया है रियल मैड्रिड ने। स्कोर लाइन भले ही 2-0 दिखे, लेकिन बार्सिलोना को पूरे मैच में कोई चांस नहीं था कि इस मैच में ऐसा लगे कि बार्सिलोना कंफर्टेबल दिख रही है। बार्सिलोना को फर्स्ट मिनट से रियल मैड्रिड ने मिडफील्ड में डोमिनेट करना शुरू किया। फ्रंट लाइन में उनके पास इतनी पेस थी कि बार्सिलोना को ऑफसाइड ट्रैप पिछले सीजन की तरह इस सीजन और टीमों के सामने भी वर्क नहीं कर रहा है, तो रियल मैड्रिड के सामने तो क्या ही वर्क करेगा। अगेन एंड अगेन विनीसियस और एम्बाप्पे चांसेस क्रिएट कर रहे थे। आज जूड बेलिंगम का एक मास्टरपीस गेम था, वन ऑफ द बेस्ट गेम था इंजरी के आने के बाद उनका। मेरे हिसाब से इंजरी से, सर्जरी से जब से वो वापस आए हैं, तब से उनका इस सीजन का सबसे बेस्ट गेम एल क्लासिको ही था। बेलिंगम ने बहुत ही शानदार पास निकाला था अम्बापे को फर्स्ट गोल में सेटअप करने के लिए। अम्बापे ने एक शानदार रन निकाली थी ऑफसाइड ट्रैप को बीट करते हुए, और अम्बापे की पेस के बाद अम्बापे को पकड़ पाना, बार्सिलोना के डिफेंडर्स के पास वो पेस नहीं है, और सेजनी के पास कोई मौका नहीं है कि अम्बापे से 1v1 में ऐसा कोई सेव कर पाए जो अम्बापे एक अच्छा शॉट मारे। तो बहुत ही शानदार फिनिश और बहुत ही शानदार पास था बेलिंगम का। मेरा कंसर्न ये है कि बेलिंगम को इतना स्पेस कैसे मिल गया मिडफील्ड में। जब तुम हाईलाइन खेल रहे हो तो उसको तुम्हारे हाथ में इतना स्पेस कैसे मिल रहा है कि वो आराम से टर्न करके एक ऐसा पास ढूंढ पा रहा है जिससे अम्बापे फ्री हो सके, अम्बापे थ्रू ऑन द गोल, और अम्बापे गोल स्कोर करते हैं। विनीसियस का बहुत अच्छा गेम था। विनीसियस ने बहुत सारी चीजों में अच्छा किया आज। उन्होंने डिफेंसिव वर्क रेट में भी कुछ हेल्प की अल्वारो करेरास की। लमीन यमाल का बहुत ही डर्टी गेम, मेरे हिसाब से लमीन यमाल का करियर का सबसे बेकार गेम था आज। इससे बुरा गेम लमीन यमाल ने अब तक, जब तक वो बार्सिलोना के साथ में फर्स्ट टीम में खेल रहे हैं तब तब से और अब तक का सबसे बुरा गेम रहा है ये उनके करियर का। आज के मैच में रियल मैड्रिड के मैनेजर जावी अलोंसो ने प्रूव कर दिया है कि वो बड़े मैचों में भी उतने ही अच्छे मैनेजर है जितने वो नॉर्मल और एवरेज टीमों के सामने या फिर और एवरेज टीमों के सामने है। जावी अलोंसो के सामने क्रिटिसिज्म हो रहा था कि इस सीजन से कि जब जब बड़ी टीमें आई है तब तक रियल मैड्रिड को ट्रबल हुआ है, लेकिन एल क्लासिको में ऐसा कुछ देखने को मिला नहीं। बार्सिलोना ने कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं किया। और आज एडर मिलिटाओ, लोग बाग भूल जाएंगे कि एडर मिलिटाओ का गेम कितना अच्छा था, क्योंकि याद रखेंगे सिर्फ बेलिंगम, विनीसियस, अम्बापे, आर्दा गुलर इनको, लेकिन एडर मिलिटाओ ने एक भी डुएल नहीं जीतने दिया फरहान टोरिस को, मार्कस रशफोर्ड को। जो जो उनके जोन में आए सबको उन्होंने बुली किया है अपनी फिजिकलिटी से, अपनी टैकलिंग से, अपनी ड्यूलिंग एबिलिटी से। और मेरे ये समझ में नहीं आता दूसरे गोल में एडर मिलिटाओ बॉक्स में आके क्रॉस कैसे डाल जा रहे हैं। तुम्हारी डिफेंडिंग क्या कर रही है? इतना गंदा गोल खाया था दूसरा। फर्स्ट वाला तो चलो मूवमेंट ऑफ ब्रिलियंस था, बेलिंगम का ब्रिलियंट मूवमेंट, अम्बापे का ब्रिलियंट रन, और फिर वो तो समझ में आता है। लेकिन एडर मिलिटाओ क्रॉस डाल रहे तुम्हारे बॉक्स में और बेलिंगम फ्री है, बिल्कुल कोई मार्किंग नहीं है बेलिंगम में। पहली बात तो एडर मिलिटाओ ने क्रॉस ही कैसे डाल दिया? एडर मिलिटाओ एक डिफेंडर है। एडर मिलिटाओ एक और मूवमेंट पे बार्सिलोना को बार्सिलोना का कॉर्नर था, एडर मिलिटाओ काउंटर कर रहे थे, बाल्डे को फिजिकली बुली करके एडर मिलिटाओ थ्रू ऑन द बॉक्स थे, लेकिन उस टाइम पे इंटरसेप्शन आता है फ्रेंकी डियोंग का, नहीं तो एडर मिलिटाओ का असिस्ट भी हो जाता है इस गेम में। क्योंकि वो तो अगर इंटरसेप्ट नहीं होता तो ओपन नेट शायद मार देते जो भी प्लेयर थे, आर्दा गुलर थे या जो भी आ रहे थे, ब्राहिम डियाज, जो भी थे, उस गोल को तो स्कोर कर ही देते, क्योंकि ऐसा चांस बना के दिया था एडर मिलिटाओ ने जो फिनिश होना चाहिए था, लेकिन इंटरसेप्शन आया। आज आज की गेम में, बार्सिलोना के गेम में मुझे लगा कि फर्स्ट हाफ के बाद में फर्रान टोरिस को सब्स्टिट्यूट कर सकते थे, अगर करना चाहिए तो। हाँ, मुझे पता है कि कोई ऑप्शन ही नहीं है बेंच पे, लेकिन फर्रान टोरिस का गेम भी बहुत गंदा जा रहा था। अगर हम शायद, ऐसा मेरा मानना है वैसे तो, अगर ये मैच कल दोबारा खिला दिया जाता, बिना फर्रान टोरिस के खिला दिया जाता, तब भी हम कोई चांस क्रिएट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि रियल मैड्रिड 5-4-1 के सेट में डिफेंड कर रही थी, जिसमें ऐसा कोई गैप नहीं था, कोई स्पेस नहीं था जिसके थ्रू हम फाइंड कर पाए कोई पास जिससे अपॉर्चुनिटीज मिले। एक अपॉर्चुनिटी याद है मुझे फर्मिन लोपेज की, जब 2-on-3 बार्सिलोना प्लेयर थे, दो लेफ्ट, एक लेफ्ट और एक राइट में, और फर्मिन के पास बॉल थी। फर्मिन ने बॉक्स से बाहर से शॉट ले लिया। मैं जानता हूं कि फर्मिन अच्छे गोल स्कोरर बनेंगे, अच्छे गोल स्कोरर है, इवेंचुअली वो मिस करते हैं उस चांस को,
लेकिन जब तुम्हारे सामने जिराफ जैसा गोलकीपर है तो तुम पास क्यों नहीं कर सकते? तुम्हें लॉन्ग रेंजर ही क्यों लेना है? बॉक्स के बाहर से इतना सिंपल शॉट लोगे तो कोर्टवा भाई सोते सोते, अरे कोर्टवा को जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको सेव करने की, कोर्टवा के पास ही आएगा, वो लंबा ही इतना है। बात ये है दोस्तों, मैं फर्मिल को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, लेकिन कुछ मोमेंट्स पे है ना हमें पास फाइंड करना चाहिए। मैं चाहता हूं बार्सिलोना की प्लेयर बॉक्स के बाहर से शॉट ले, लेकिन ऐसे मोमेंट में जहां पे सामने जिराफ खड़ा है और तुम्हारे पास और ज्यादा बेटर ऑप्शन है, शायद तुम्हें असिस्ट मिलता, शायद तुम्हें वापस टेप इन गोल मिल सकता था जैसा फर्स्ट वाला मिला, ऐसे टाइप में सेटअप हो सकते थे तुम। मार्कस रशफोर्ड को बॉल दे दिए होते तो शायद वो कट इन साइड करके, या फिर वो फिनिश भी कर सकते थे, जो भी होता, लेकिन वो वहां पे मुझे लगा कि गलत सोच थी। बर्नाबाउ में जाके बार्सिलोना की डिजास्टर परफॉर्मेंस थी आज, और मैंने मेरे करियर में जितना बोरिंग एल क्लासिको का सेकंड हाफ था, उससे बोरिंग एल क्लासिको को कोई भी हाफ नहीं देगा। एल क्लासिको में बार्सिलोना सेकेंड हाफ में लिटरली कुछ नहीं कर पाई। जावी अलोंसो ने बोल दिया था उनके प्लेयर्स को, बढ़िया 5-4-1 के सेटअप में बैठो। उन्होंने सारे अटैकिंग प्लेयर सब्स्टिट्यूट कर दिए, बेलिंगम सब्स्टिट्यूट कर दिया, विनीसियस सब्स्टिट्यूट कर दिया, शायद आर्दा गुलर भी सब्स्टिट्यूट कर दिया था, ब्राहिम डियाज डाल दिया ताकि ज्यादा पेस हो अम्बापे के साथ में, दोनों पेस में इन्वॉल्व हो। और एक बार मूवमेंट में था भी ब्राहिम डियाज का इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, अच्छा गेम लगा मुझे ब्राहिम डियाज का आने के बाद बेंच से। तो 5-4-1 में सेटअप हो रहे थे, लमीन यमाल को लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं करने दिया, सेंटर में आए, सेंटर में भी कुछ नहीं कर पाए लमीन यमाल का। इससे बुरा गेम शायद ही मैंने उनके करियर में अभी तक कोई होगा, शायद नहीं होगा। पेड्री का ये गेम इतना अच्छा नहीं था। एक तो उन्होंने येलो कार्ड विनीसियस को रोकने में ले लिया था, दूसरा येलो कार्ड उन्होंने एक फालतू का सा बॉल कंट्रोल करने में ले लिया, और रेड कार्ड हो गया उनका करियर का पहला। एल क्लासिको में इस वाले में हमारे पास इतनी इंजरी थी, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा मैच था हांसी फ्लिक का बेंच पे, हांसी फ्लिक का टच लाइन पे नहीं होना, हांसी फ्लिक का रेड कार्ड इस गेम को ज्यादा हार्म किया इंजरी से ज्यादा, क्योंकि हांसी फ्लिक की अगर वहां प्रेजेंस होती तो शायद थोड़ा सा अच्छा कर सकते थे हम। जो उनके असिस्टेंट्स है उनकी डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं, उन्होंने अच्छा मैनेज किया, जैसा उनसे हुआ वो वैसा किया। उनकी उनकी टेक्टिक्स वर्क नहीं करी वो अलग बात है, लेकिन जैसा तैसा था, ठीक ठीक ठाक उन्होंने अपने लेवल पे किया, लेकिन उनकी कोई डिसरेस्पेक्ट नहीं कर रहा हूं मैं। लेकिन आंसी फ्लिक अगर टच लाइन पे होते तो आई थिंक ये हम थोड़ा बेटर खेल सकते थे। राफिनिया की इंपॉर्टेंस अब लोग बागों को समझ में आने लग जाएगी, बारसा फैंस को समझ में आने लग जाएगी कि राफिनिया इस टीम के धड़कन की तरह काम करते हैं। पेड्री और राफिनिया, राफिनिया का जो ऑफ द बॉल वर्क रेट है, ऑफ द बॉल वर्क रेट दिखा नहीं आज हमें मार्कस रशफोर्ड से भी। लमीन यमाल भी पता नहीं कैसे खेल रहे थे आज के गेम में, तो लमीन यमाल का समझ में ही नहीं आता। एक मोमेंट पे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो टच लाइन पे खड़े रहने के लिए खड़े हैं, बाकी उनके पास ना तो पास जा रहा था, ना उनसे ड्रिबल हो पा रहा था, ना वो पास कर पा रहे थे, वो बैक पास कर रहे थे भाई। पहली बात तो लमीन यमाल को जो मैच से पहले कंट्रोवर्सी हुई वो नहीं करनी चाहिए थी, जैसा कि पिछले साल लमीन यमाल करने लग गए थे। मैंने पिछले साल भी कहा था कि लमीन यमाल को समझना होगा कि इतना ईगो, इतना एटीट्यूड कैरी नहीं करते जब तुम अभी बहुत यंग एज में हो, क्योंकि तुम्हें मीडिया खा जाएगी, ये मीडिया का दौर है। इतना एटीट्यूड और ईगो तुम्हारे लिए ही नुकसान देगा। तुम पिच पे परफॉर्म करके फिर दिखाओ, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और जैसे कि उनको भी पता है कि जब तक मैं परफॉर्म करूंगा तब तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब परफॉर्मेंस नहीं आ रही तो अब बोलेंगे, क्योंकि तुम्हें 2-3 बार हो चुका है, जैसे कि यूरोज में हो गया, अभी हो गया पीएसजी की गेम से पहले हो गया, कि तुमने स्टोरी पोस्ट की या मैच से पहले कुछ कहा और तुम परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, तो लोग वक्त पूछेंगे सवाल। मैं लमीन यमाल का खूब बढ़िया फैन हूँ, लेकिन मैं इस सोशल मीडिया वाली बकचोदी से चूतियापा लगता है मुझे ये लमीन यमाल का। और मैं हैंसी फ्लिक से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हैंसी फ्लिक इनको समझाए, हैंसी फ्लिक बताए लमीन यमाल को कि क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है। थोड़ा सा मुझे रियल मैड्रिड के प्लेयर से भी डिसरेस्पेक्ट लगी, कि जैसे कारवाल तो स्पेन के कैप्टन है भाई, उनका एक यंग प्लेयर है, उसको मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा वो अगर तुम ऐसे टॉर्चर करोगे पिच पे। तो मुझे सामने वाली टीम ने जो किया उस पर कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अपने हिसाब से करने, लेकिन फिर भी शायद कारवाल इसको अच्छे से मैनेज कर सकते थे, क्योंकि दोनों स्पेनिश इंटरनेशनल प्लेयर है। और थोड़ा तो देश के प्लेयर्स के लिए रेस्पेक्ट, या फिर तुम म्यूचुअली
प्राइवेट जोन में जाके कह दो कि भाई ऐसी चीजें नहीं बोलनी होती है, तुम्हारी बात शायद वो सुन लेता। लेकिन जो भी था वो ही था, एल क्लासिको की हीट ऑफ द मोमेंट पे। पर कार्वाल तो पहले से मन बना के आए थे, उन्होंने मैच से पहले बोल दिया था कि मैच खत्म होते ही मैं लामिन यमाल से एक्टिवेट बात करूंगा। तो जो भी था यही था। हमारे प्लेयर थक गए, थक जाते हैं आजकल 65 मिनट के बाद में, ये दिख रहा है। और मैं रोज यही कहता हूँ, जब तक हमारे पास इंजरी प्रोन प्लेयर्स रहेंगे, जैसे कि ओल्मो हो गए, जो इंजर्ड रहेंगे या फिर इंजरी प्रोन या फिर इंजरी रहेगी, तब तक क्यों हम लामासिया के प्लेयर्स को मौका नहीं दे सकते? कुछ तो खिलाओ, थोड़ा तो रेस्ट मिलेगा प्लेयर्स को भाई। ऐसे ऐसे मैच जिसमें 6-2 जीत रहे हो, 6-1 जीत रहे हो, उसमें भी अगर तुम लामासिया के प्लेयर्स को और प्रमोट नहीं कर पा रहे, तो फिर प्लेयर्स में फटीग आएगा, ओबियस चीज है। तो हंस के लिए को ये चीज तो जल्द से जल्द एड्रेस करनी होगी कि फटीग आ रहा है प्लेयर्स में अब। और अभी तो सिर्फ अक्टूबर का महीना चल रहा है, अक्टूबर खत्म होते हैं अभी, जब फरवरी एंड पे ज्यादा क्विक मैच आ जाएंगे तब क्या होगा? तो लामाचे के प्लेयर्स को अगर अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम दिया तो शायद ऐसे कुछ मैचेस हो जिसमें एक हाफ लामाचे के प्लेयर्स, जिनमें से 3-4 प्लेयर हर मैच, कुछ मैच की स्ट्रिक में हर मैच मैनेज कर सके वो, जैसे कि ड्रो फर्नांडिस, टोनी फर्नांडिस, जेवीएस पार्ट फोन्टो के आने से मुझे दो चीजें लगती है, वो डीएम भी खेल लेंगे और फिर राइट बैक पे भी ऑप्शन देंगे, कुंडे को भी रेस्ट मिलेगा थोड़ा। तो ये चीजें मैनेज करनी पड़ेगी बारसा को। बारसा का गेम प्लान बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा है, बारसा प्रेसिंग नहीं कर पा रही है ढंग से, इससे बॉल नहीं जीत पा रहे हैं। और बारसा पोजीशन लॉस्ट करती है ऐसे मोमेंट्स पे जहां पर उन्हें नहीं करनी होती है, और उसके चलते सामने वाली टीम 2 टच में उनको खोल देती है, और बार्सिलोना कुछ नहीं कर पाती ऑफ साइड ट्रैप के चलते। तो ये चीजें जल्द से जल्द एड्रेस करनी होगी। फटीग का तो सिंपल फंडा है, हमारे पास कोई पैसे नहीं है, हम, मुझे लगता नहीं है नेक्स्ट समर में भी हमें कोई बड़ी साइनिंग देखने को मिलेगी। और इसको डेप्थ तो ये ही रहेगी भाई दोस्तों। तो लामासिया से प्लेयर प्रमोट करो, नहीं तो तुम्हारे लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि यही प्लेयर खेलते रहेंगे। अगर इनमें से एक को भी इंजरी हो गई तो फिर तो तुम्हें खिलाना ही पड़ेगा ना, मजबूरी है। तो उस मजबूरी को अभी पॉजिटिव वे में लेके कि यंग प्रमोट कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम खिलाओ, हो सकता है वो तब तक मैच और हो जाए, कुछ मैच अकेले दम पे मैनेज कर दे।